नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारतीय समुदाय को बताया दुनिया में भारत का राष्ट्रदूत। भारतीय मूल के सूरीनाम और गयाना के राष्ट्राध्यक्षों ने किया भारत भूमि को प्रणाम। कहा, भारत दुनिया को दिखा रहा है नई राह। देश के विभिन्न राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कहा, संविधान के आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार, इसे नहीं दी जा सकती है चुनौती। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, यह राज्य विशेष का नहीं, पूरे देश का यह मामला। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मांगा था विस्तृत हलफनामा। जोशीमठ भूस्खलन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार। जोशीमठ को घोषित किया गया आपदा प्रभावित क्षेत्र। नगरपालिका समेत आसपास के इलाकों में अगले आदेश तक निर्माण कार्यों पर रोक। एनडीएमए और सीमा प्रबंधन के सचिव की टीम जोशीमठ के दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, हमारा प्रयास G20 के भीतर आम सहमति बनाना और समृद्ध, टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया के एजेंडे को देना है आकार। और पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों के प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाओं की निंदा। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने किया उग्र प्रदर्शन, 200 से अधिक प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित इस समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इसके अलावा दुनिया भर के देशों से आए प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत G20 की बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया भारत ने। इस मौके पर गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित किया। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को रास्ता दिखाया। वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने अन्य विकासशील देशों की सहायता की है। इसके लिए गयाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह स्थल पहुंचने पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह स्थल पहुंचने पर गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान का भी स्वागत किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी मौजूद थे। बाद में इन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास G20 के भीतर आम सहमति बनाना है और अधिक सुरक्षित, समृद्ध, टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया के एजेंडे को आकार देना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता को भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखते हैं। G20 इंडिया के फाइनेंस ट्रैक के तहत G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन GPFI वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक सिटी ऑफ कोलकाता शहर में शुरू हुई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता को सुविधाजनक बनाना और प्रेषण हस्तांतरण की लागत को कम करना 3 दिवसीय आयोजन का महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। पहले दिन की शुरुआत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता को अनलॉक करने पर संगोष्ठी के साथ हुई। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार चंचल सरकार, UIDAI के CEO सौरभ गर्ग और RBI के CJM सोनाली सेनगुप्ता द्वारा किया गया। उदयपुर, मुंबई और बेंगलुरु में भारत की G20 अध्यक्षता के पहले महीने के दौरान हुई पिछली G20 बैठकों की ही तरह कोलकाता की बैठक भी आने वाले प्रतिनिधियों के लिए पश्चिम बंगाल की संस्कृति का अनुभव करने के लिए एक अवसर होगी। 3 दिनों के दौरान G20 प्रतिनिधियों को समृद्ध संस्कृति, भोजन, विरासत स्थलों जैसे विशाल उद्यानों, ऐतिहासिक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, सभागारों और कोलकाता की प्रसिद्ध कला दीर्घाओं की झलक देखने को मिलेगी। पिछली बैठकों की तरह ही प्रतिभागियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जोशीमठ भूस्खलन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले जरूरी प्रक्रिया को अपनाएं और कल इस याचिका को मेंशनिंग लिस्ट में शामिल करें। उत्तराखंड में जोशीमठ के हालात को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके जोशीमठ नगरपालिका क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है और आज केंद्र सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम और गृह मंत्रालय से बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव की टीम जोशीमठ का दौरा कर वहां अन्य जरूरतों पर गौर करेंगी। इसके अलावा जोशीमठ नगरपालिका और आसपास के क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। अस्थायी तौर पर विस्थापित लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पुनर्वास के कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार विशेषज्ञों की सलाह पर तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर तेजी से काम कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी को गठन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। चीफ जस्टिस ने कहा, इसमें गलत क्या है? संविधान के आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। याचिका में गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी के गठन का हवाला दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जबरन या धोखे से हो रहे धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक राज्य विशेष से जुड़ा मसला नहीं है। हमारी चिंता देश भर में हो रहे ऐसे मामलों को लेकर है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। इससे पहले जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर पिछली सुनवाई 5 दिसंबर को हुई थी।
5 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को गंभीर मसला माना था। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से एक विस्तृत हलफनामा मांगा था। केंद्र ने अदालत के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि धर्म के लिए प्रचार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार नहीं है। उत्तराखंड धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जितेंद्र नारायण त्यागी ने अपने खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, त्यागी पर लगे आरोप गंभीर हैं। चूंकि मामला उत्तराखंड का है, इसलिए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जा सकता है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत की घटना की एसआईटी जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई में सक्षम है। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट याचिका दाखिल कर सकते हैं। एनजीओ आर्यवर्त महासभा फाउंडेशन ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की भी मांग की। भारत में जेनेरिक दवाओं को लेकर केंद्र सरकार ने काफी अभियान चलाए हैं। इसी का नतीजा है कि देश में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं की मांग काफी ज्यादा हो गई है। लेकिन अब भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग देश के बाहर भी होने लगी है। इन दिनों चीन कोरोना के बुरे दौर से गुजर रहा है। जहां एक ओर चीन के अस्पताल कोविड मरीजों से भरे पड़े हैं, वहीं इन दिनों वहां दवाओं की किल्लत भी देखी जा रही है। चीन में दवाओं की भारी मांग के बीच इन दिनों भारत की जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और दूसरे माध्यमों से भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारत में बनाई जा रही कम से कम 4 जेनेरिक कोरोना दवाएं प्रिमोविर, पैक्सिटा, मोलनुनाट और मोलनोट्रिस को हाल के हफ्तों में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज सभी टेलीविजन चैनलों को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा सहित दुर्घटनाओं, मौतों और हिंसा की ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय द्वारा टेलीविजन चैनलों द्वारा विवेक की कमी के कई मामलों पर ध्यान दिए जाने के बाद यह सलाह जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि टेलीविजन चैनलों ने व्यक्तियों के शव और चारों ओर खून के छींटे, घायल व्यक्तियों के चित्र अथवा वीडियो दिखाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि घटनाओं की इस तरह की रिपोर्टिंग का तरीका दर्शकों के लिए अरुचिकर और परेशान करने वाला है। इसमें कहा गया है कि ऐसी खबरों का बच्चों पर विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ सकता है। निजता के हनन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, जो संभावित रूप से निंदनीय और मानहानिकारक हो सकता है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में लगातार हो रहे परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने अशोक गहलोत से सवाल किया कि वह प्रदेश के युवाओं को बताएं कि और कितने परीक्षा के पेपर लीक होने बाकी हैं।
भाजपा ने पंजाब में महिलाओं पर हमला करने वाले और सजायाफ्ता विधायक को मंत्री बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीति करती है, लेकिन इसके उलट पंजाब में महिलाओं पर हमला करने वाले बलबीर सिंह को मंत्री बना देती है, जो 3 साल की सजा काट चुका है। सिरसा ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल पैसे के लालची और भ्रष्ट लोगों को मंत्री बनाते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में यूएई के शारजा से इंदौर आई भारतीय मूल की नागरिक ख्याति सक्सेना ने कहा कि उन्हें इस सम्मेलन में आकर काफी अच्छा लगा। यहां आकर उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिला है। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन और सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ की खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रासीलिया में सरकारी संस्थाओं के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। ब्राजील सरकार को हमारा पूरा समर्थन है। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने रविवार को संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में जमकर प्रदर्शन किया। ब्राजील में पिछले सप्ताह राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के औपचारिक सत्ता ग्रहण का विरोध करते हुए बोल्सोनारो के समर्थक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस आए। राजधानी ब्राजीलिया में हरे और पीले रंग के झंडे कपड़े पहने प्रदर्शनकारी संसद भवन में संसद के भीतर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने वामपंथी लुला दा सिल्वा की 30 अक्टूबर को बोल्सोनारो पर चुनाव में मिली जीत की दोबारा समीक्षा की मांग की है। लुला ने रविवार को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर 49.1% के मुकाबले 50.9% से जीत हासिल की थी। ये तस्वीरें हमें अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग पर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा किए गए हमले की याद दिलाती है। ब्राजील की संसद, राष्ट्रपति भवन व सुप्रीम कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों के उत्पात और तोड़फोड़ के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा देश की कांग्रेस, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना एक अपमानजनक स्थिति है। उन्होंने कहा वह ब्राजील में लोकतंत्र पर हमले की निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमारा पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा वह ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक है। ब्रिटेन के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके 15 कैबिनेट मंत्री 2024 में होने वाले आम चुनाव में अपनी सीटें खो सकते हैं। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने अपने एक सर्वे में कराए गए मतदान के आंकड़ों के अनुसार 2024 में होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री सुनक, उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब और स्वास्थ्य सचिव स्टीव बार्कले सहित कई वरिष्ठ टोरी नेताओं पर हार का जोखिम मंडरा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार विदेश सचिव जेम्स क्लेरली, रक्षा सचिव बेन वॉलेस, व्यापार सचिव ग्रॉन शॉप्स, कॉमन्स नेता पेनी मॉडर्ट और पर्यावरण सचिव थेरेसी कॉफी भी अपनी सीट खो सकते हैं। सर्वे के अनुसार केवल 5 कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट, भारतीय मूल के स्वेला ब्रेवरमैन, माइकल गोव, नादिम जवाबी और केमी बड़ेनोच 2024 के चुनाव के बाद बने रह सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में सुनक ने 2024 में चुनाव तक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, एनएचएस प्रतीक्षा सूची में कटौती करने और छोटी नावों को बंद करने के 5 वादों की पेशकश कर अपने दावे को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है।
लेकिन ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट की ताजा रिपोर्ट से सुनक के नेतृत्व पर और सवाल खड़े हो सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का आगाज मंगलवार से गुवाहाटी में होगा। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है, तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की टीम T20 की हार को भुलाकर वनडे में नए सिरे से अपनी चुनौती पेश करना चाहेगी। इस सीरीज में रोहित, राहुल, विराट की तिकड़ी वापस दिखेगी, तो वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह का टीम के साथ जुड़ना एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। भारत की स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग का खिताब जीत लिया है। 14 वर्षीय अनाहत ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से हराया। पहले सेट में कड़ी टक्कर मिलने के बाद भी अनाहत ने बढ़त बनाते हुए पहला सेट 11-8 से अपने नाम कर लिया। हालांकि मिस्र की खिलाड़ी दूसरा सेट 11-8 से अपने नाम करने में कामयाब रही। तीसरे सेट में अनाहत ने 6-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सेट को 11-7 से अपने नाम किया। अगला सेट अनाहत ने 11-5 से जीता और मैच अपने नाम किया। ब्रिटेन में हर साल जनवरी में ब्रिटिश जूनियर ओपन आयोजित होता है, जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन स्क्वॉश खिलाड़ी खिताब के लिए स्पर्धा करते हैं। इस साल ये प्रतियोगिता कोविड के चलते 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित की गई। इससे पहले अनाहत ने 2019 में अंडर 11 खिताब जीता था। वहीं 2020 में वे अंडर 13 में उपविजेता रही थीं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की शुरुआत 13 जनवरी से ओडिशा में होगी। टूर्नामेंट के मुकाबले भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। इसको लेकर ओडिशा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं टूर्नामेंट से पहले भुवनेश्वर दुनिया भर से आने वाले हॉकी प्रशंसकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राजस्थान के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि देश में वर्ष 2014 तक खेलों का बजट 800 करोड़ रुपए होता था, जो अब मोदी सरकार ने बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश में खेल परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए दिए हैं, वहीं कुछ स्थानीय मदद जुटाकर इस स्टेडियम को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।